बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। इस वक्त जो खबरें हैं वो सब जो कहते हैं ना एक मरकज़ बने हुए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया, उन्होंने जेल इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया, उन्होंने 3 रिसर्चर्स को वापस बुला लिया। ये हो क्या रहा है कि 8 दिन के अंदर अंदर इतना काम, ये साइन वही है कि जुडिशल एक्टिविज्म स्टार्ट हो रही है। देखें, एक तो जुडिशल एक्टिविज्म जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में थी या जो साकिब निसार साहब के ज़माने में थी, मेरा ख्याल है कि यही अफरीदी साहब जो है कि वैसे जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ तो नहीं जाएंगे। वो तो आज खुद नोटिस लेते थे और उसको बुला लो, इस इदारे को नोटिस कर दो, उसके साथ ये कर दो, वो कर दो, वो ये कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो ये चीफ जस्टिस हैं, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सही। ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखें कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जो पिछले मार्च में आखिरी बार हुआ था, जब 6 जजेस ने खत लिखा था। उसके बाद बिल्कुल नहीं, 6 महीने 7 महीने बार बार जजेस कहते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब काजी साहब ने नहीं बुलाया था। वो बुलाया। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल फोरम है, ठीक है। उसने इंडिविजुअल कोई एक्शन नहीं लिया, इंस्टीट्यूशनल लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें जो भी फैसले करने हैं वो भी 8 को नजर आएंगे आपको। फिर उन्होंने जो इंसदाद दहशत गर्दी के जितने भी मुल्क में मुकदमात है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली तनकीद अदलिया के ऊपर जो होती है कि अदलिया फैसले नहीं कर रही, सही। 9 मई हो या जो भी मामला हो, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन के अपने एंड के ऊपर खराबियां, उसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा। सही। उस पे भी उन्होंने तमाम जो उनके इंतजामी जज साहबान थे उनका साथ को इजलास बुला लिया कि उस और अपनी अमल दरामद रिपोर्ट लेकर आए। अब वो जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करेगी कि इनके फैसले इसलिए नहीं हो रहे कि ये तो इन्होंने तहकीकाती रिपोर्टें ही नहीं पेश की अभी तक। सही। इतने चलान ही नहीं पेश हुए अभी तक। तो चलान पेश होगा, तहकीकाती रिपोर्ट आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा ना। तो जब वो आएंगे नहीं तो फैसले कहाँ से देते? राइट। तो ये प्रोसिक्यूशन की गलती है ना। अच्छा, ये भी इंस्टीट्यूशनल है। अब ये जो जेल रिफॉर्म्स जो है कि एक अरसे से इसके ऊपर, इससे पहले जो उमर अता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, इत्तफाक से मैं जब अडयाला जेल रह कर आया था तो वहां पे बहुत से कैदियों ने जो मुझसे गुफ्तगू की थी कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया था। जी। अतर मिनल्ला साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी दौरा किया था यहाँ पे अडयाला का। सही। उस वक्त और उससे पहले भी जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है कि जुडिशरी जो है कि वो एक रोल प्ले कर रही है कि अच्छा कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, कैदी हैं, जिनके कई कई साल मुकदमात की समाअत ही नहीं होती, उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही, पड़े हैं। अच्छा, बाज़ जगहों के ऊपर जो है कि किसी को 10,000, 20,000, 25,000 जुर्माना है या फीस है, वो अदा करनी है और एक तारीख पढ़नी है और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कई कई महीनों, कई कई सालों से वो केस पढ़ रहे होते हैं। तो फिर इन्होंने ये फैसला किया था कि आप जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है और जो एक मुआयना जज होता है कि ये हर हफ्ते, अब मैं जब वहां पे रहा था तो वहां पर भी वो हर हफ्ते जज साहब जो है विजिट करते हैं, उनके सामने सारा रिकॉर्ड लाया जाता है। तो इस किस्म के कई केसेस अमूमन एक दौरे में कम से कम वो 50 से 100 कैदी रिहा हो जाते हैं। सही। ठीक है। अब ये जो उन्होंने इस पे जाके किया, लाहौर में पहला इजलास किया और वहां पे उन्होंने सारा डाटा शाटा उनके सामने रखा गया, जो जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका, और फिर कैदियों की गुंजाइश से आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा जो है कि वो कैदी रखे गए हैं। और उसमें कई केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो है कि शायद एक समाअत के ऊपर वो निपटा दिए जाएंगे और लोग रिहा हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी। ये सारा इंस्टीट्यूशनल जो है रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। खदीजा शाह और आहत चीमा दोनों बैठे हैं, ये क्या साइन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आहत चीमा इस वक्त हुकूमत में भी है, ठीक है ना, वो ब्यूरोक्रेसी से तल्लक रखते हैं, वो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कैसे चलाना है, वाशिफ दोनों के बहुत करीब, ठीक है, उसको भी वो हर चीज को समझते हैं। दूसरा, वो हुकूमत के हैं। तीसरा जो है कि वो खुद भी रहकर आए हुए हैं, वहां के हालात को अंदर से देखा हुआ है, उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा हुआ और फिर बतौर जो है कि उसका विक्टिम भी देखा हुआ है, दोनों सूरतों में देखा हुआ है। फिर खदीजा शाह जो है कि वो भी जो है कि वो खातून है जी, और उसको जिस किस्म के केसेस में जितना अरसा रखा गया, जिन तजर्बात से गुजारा गया, और ऐसे बेशुमार केसेस है वहां पर, ठीक है। और यही केसेस जो है कि वो 7 नवंबर को भी उसका फैसला करना है, सही, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जनाब अदलिया नहीं कर रही, अदलिया नहीं कर रही, अदलिया नहीं कर रही जी, दहशतगर्दी, उनके लिए मैसेज भी है कि जनाब आप खुद बहुत कुछ जो है काम
ना करके गंद किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, गंद सही। आपका डाल किसी और के ऊपर रहे हैं। तो ये इनकी जो सिफारिशात आएंगी, ये वो लोग हैं जो इन तजर्बात से गुजरे हुए हैं, इन्होंने सही। वहां पे अंदर जाके चीजें देखी हुई हैं, तो जो इनकी सिफारिशात होंगी बड़ी सॉलिड होंगी। वरना जो है राइट। कि अमूमन अच्छा ब्यूरोक्रेट लगा दो, सियासतदान लगा दो जी, कोई ऐसे 4 बंदे बैठा दो, चलो ठीक है जी, हाँ जी ये कर दो वो कर दो, अल्लाह वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो चीज आएंगी, ये ऐसी सॉलिड चीजें आएंगी जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से आपको फिर फर्क भी नजर आएगा, रिलीफ भी मिलेगा। सही। जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया, उसमें प्रपोर्शन जो बनती है उसमें हुकूमत का पलड़ा भारी है, लेकिन पीटीआई ने वहां भी अब्सटेन रहने की बजाय अपनी नुमाइंदगी भेज दी है। को फायदा होगा क्योंकि जजेस के मोस्टली मुकदमात वहाँ होंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस वक्त आईनी बेंच की सबसे ज्यादा बात की गई 26 आईनी तरमीम इसी वजह से लाई गई। उस जज नहीं बल्कि उस बेंच के सरबराह का फैसला भी इसी में होगा, इसी इजलास में होगा। और फिर हुकूमत अपनी मर्जी का फिर जज ला सकेगी। इशारे तो उसी तरफ जा रहे हैं सर। देखें, एक तो ये है कि इसमें जो इजलास होगा, इसमें उसका पहला काम ये होना है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कि वो बनाना है जी। ठीक है, और उसका जो प्रिजाइडिंग जज है उसका तकर्रुर होगा। अब इंटरेस्टिंगली जो आईनी तरमीम है उसके मुताबिक तो ये है कि जो कमीशन का सरबराह, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा, वही जो है कि फिर इसका मेंबर भी होगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे चीफ जस्टिस साहब होंगे और उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अब 3 सीनियर मोस्ट में जो है कि आपके जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीन है, ये ऑलरेडी मेंबर हैं उसके। बिल्कुल सही। ठीक है, ये 4 चीफ जस्टिस, 4 तो ये हो गए। अब अगर इनमें से किसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनाते हैं, तो फिर क्या जो प्रिजाइडिंग जज है वो भी मेंबर होगा, तो आपको नंबर तो 5 पूरा करना है ना। तो अगर इनमें से किसी आपको बनाएंगे तो फिर अल्टीमेटली जो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट जो है वो तो मंदो खेल है, तो मंदो खेल को फिर आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अच्छा ठीक है, मंदो खेल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना दें, सही। और वो उसके बेंच के भी आ जाएंगे। क्या जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब में से चॉइस नहीं हो सकती? देखिए, उसको भी अगर फर्ज करें, चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, होने को चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है ये सीनियर मोस्ट 5 जजेस बना दें। सही। सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, और उनमें से जो है कि अब आपका जो उसके बाद जो उसमें सीनियर मोस्ट जज जो है कि फिर वो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी, इसमें भी तशरीह की जरूरत भी होगी। वो शायद तशरीह खुद भी कल बैठेंगे तो करेंगे कि अच्छा फिर जो प्रिजाइडिंग जज जो है वो 5वां मेंबर तो वो होना है। सही। तो अगर प्रिजाइडिंग जज इन्हीं में से होना है, पहले 4 में से, जस्टिस अमीन है, जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मंसूर है, जस्टिस यहिया है, अगर इन्हीं में से होना है तो फिर बेंच अगला वो तो 5वां वो मेंबर, तो 5 तो फिर वोट नहीं होंगे ना, वो तो 4 ही हो गए। या एक बंदा जो एक वोट डालेगा वो 2 कंसीडर होंगे, ऐसा नहीं होता। तो फिर सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट है वो फिर मंदो खेल साहब आते हैं। तो मेरा ख्याल है मंदो खेल साहब के गिर्द जो है ना इस वक्त ग्रीन सिग्नल हमें नजर आ रहा है। एक तो ये होगा, फिर दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील होनी है इसका, ये भी है। और फिर तीसरा बड़ा है मामला जो है कि क्योंकि पिटीशनें बेशुमार आ चुकी हैं, फिर ये फैसला होना है जी कि ये इसके पास अगर जाता है तो इस आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी तो यही 5 लोग हैं ना जिन्होंने बेंच बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो ये उसको अगर सुन के कहते हैं नहीं ठीक है ये, तो फिर तो अब 26वीं तरमीम को तो इस बेंच पे तो पहला इतराज ये आएगा कि जी आप बेनिफिशियरी हैं इसके, तो इसलिए आप इसको ना सुने। तो फिर अगर ये नहीं सुनते और ये कह देते हैं कि अच्छा जनाब इस पे चीफ जस्टिस साहब को भेज देते हैं और जनाब फुल कोर्ट बना दें, तो फिर वो आइन की शिक की भी खिलाफ वर्जी होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2-3 बड़े अहम सवालात होंगे, और ये सवालात मेरा ख्याल है कि ये सवालात उठेंगे जो नेक्स्ट फुल कोर्ट इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट का 2 दिसंबर को। अगर उस वक्त तक जुडिशियल कमीशन या इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या बेंच के नतीजे में रिकमेंडेशंस और रिकमेंडेशन पे अगर फुल कोर्ट बनती है, उस वक्त अगर ये मामला अगर नहीं तय होते, मेरा ख्याल है हो जाएंगे, फिर अगले फुल कोर्ट के अंदर ये सवाल जरूर उठेगा। लेकिन जुडिशियल कमीशन और उसके 3 दिन बाद जुडिशियल काउंसिल का इजलास ऑलरेडी बुलाया हुआ था 8 को, उसमें खबरें आ रही थी कि कई जजेस ने फुल कोर्ट के अंदर तय किया हुआ कि 26 तरमीम को टर्न डाउन किया जा सकता है। तो हुकूमत ने ये पेशगी हमला किया अदलिया पर फिर एक कि 3 दिन पहले जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लो जो 26वां तरमीम के तहत। नहीं, मेरा ख्याल है कि जुडिशियल कमीशन का इजलास हुकूमत नहीं बुलाती होती। इसमें जो इसकी तश्कील है, इसमें जो पहला इजलास तो बुला लिया, इसका जो सेक्रेटरी नहीं, मतलब ये चीफ जस्टिस और इनका जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी रजिस्ट्रार होता है इसका, तो इन्होंने बुलाना होता है। ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने खुद ही ये डिसीजन लिया होगा कि इसको भी बुला के, और उनके अब ज़हन में क्या है क्या नहीं है, फुल कोर्ट के अंदर कुछ चीजें डिस्कस हुई है, तो जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर तो आप एक दफा अमल कर लें, सही, ताकि ये मैसेज ना जाए जी कि पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। जो मुझे इनके मिजाज का समझ आता है वो ये है कि आप बराह रास्त तसादुम ना पैदा करें। सही, आपने अमल किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया,
अब जब चीजें आएंगी और फिर उसके अंदर से बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पैदा होंगे, सही। रेज होंगे, अब उनका जवाब जो है क्या यही बेंच देगा या इसके लिए फिर सारी कोर्ट बैठेगी, ये बड़ा अहम मामला होगा। और अगर इसमें देखो जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में अगर बनता है जी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप के पास नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो है कि मोहम्मद अली मजहर है जी, मंदोखेल बलूचिस्तान से हैं जी, मोहम्मद अली मजहर सिंध से हैं ठीक है, उनके बाद है आयशा मलिक पंजाब से हैं ठीक है, और 3 ये हो गए, और फिर अतर मिनल्ला केपी से हैं, वैसे हैं इस्लामाबाद से गए लेकिन है तो डोमिसाइल केपी का उनका जी, वो हैं। और अतर मिनल्ला के बाद शाहिद वहीद है पंजाब से, पंजाब फिर या तो 2 नहीं करेंगे फिर, और या अतर मिनल्ला को इस्लामाबाद से नुमाइंदगी देगी और केपी से फिर मुसरत हिलाली को ले आए जी ठीक है, तो ये कंपोजिशन बनती है, ये कंपोजिशन हुकूमत को सूट नहीं करती है। सही, क्योंकि वो कह चुके हैं ये तो ब्लैक बम्बल बीज है। दूसरी जानब जो इंतजामी मामलात को इतनी रफ्तार से वो चेंज कर रहे हैं, काजी साहब की बाकियात को ख़त्म करना, उनको चेंज करना, अब जो रिसर्चर उनने निकाले थे उस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शायद उज़्वे मुअत्तल करने के लिए उन्होंने ये रिसर्चर निकाल लिए थे, फिर इन्होंने वो ऑर्डर करके बुला लिए। ये किस तरफ इशारा करते हैं कि काजी साहब की रूह को तड़पा के रखना? देखिए मेरा ख्याल है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस इंक्लूडिंग दो जो उस वक्त उनके साथ थे और उनके फैसलों पे आंखें बंद करके दस्तखत कर रहे थे, मेरा ख्याल है शायद एक दस्तखती जज 2 ही हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक जज हैं जो समझते हैं कि अच्छा जो भी किया उन्होंने ठीक किया है, लेकिन बाकी सारे जो हैं कि वो पब्लिकली ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर इजहार कर चुके हैं कि नहीं हम तो चीफ जस्टिस की मुरव्वत में जो है कि साइन कर देते थे ठीक है। तो इसलिए वो तमाम कबाहतें, खराबियां, बुराइयां दूर करना जरूरी था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा हुई। अगर आपने एक हमांगी पैदा करनी है, यूनिटी पैदा करनी है, तो फिर आपको वो सारे के सारे इकदाम रिवर्स करने पड़ेंगे जो उस तकसीम का सबब बने थे। सही। तो मेरा ख्याल है कि उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो एक एक करके डेली जो है कि उन चीज़ों खराबियों को सफाई कर रहे हैं, जो काजी साहब गंद डाल के गए थे उस गंद की सफाई कर रहे हैं। वो सफाई जब हो जाएगी तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको यूनिटी ज़्यादा मजबूत नजर आएगी, और यूनिटी ज़्यादा मजबूत होगी तो फिर जो है कि बाहर बैठे जो बंदूकें लेके बैठे हुए कि हम जजों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए, फिर उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। सही, यूनिटी की सबसे बड़ा मसला, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद की बहाली उससे भी बड़ा मसला है। पीटीए का कोई केस ना सुनना काजी साहब की तरफ से, सुनना तो उसमें तस्हीक करना, इमरान खान का कोई मुकदमा ना सुनना, ये इसको कैसे मेंड करेंगे? ये तो बहुत बड़ी दरार है इनके लिए, तो चैलेंज है बहुत बड़ा। देखें उनके केसेस के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर थी जी, बड़ी साफ नजर आ रही हैं। टारगेटेड काजी साहब ने किया ना। अभी उनके केसेस या लोअर कोर्ट के अंदर है, ट्रायल कोर्ट में, या हाई कोर्ट में है जी ठीक है। पहला केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, बल्कि इससे पहले शायद इद्दत वाले केस को भी चैलेंज कर दिया गया था, उस फैसले को भी। दूसरा अभी जो बुशरा बीबी की जमानत हुई एफआईए ने, उसको भी आज चैलेंज किया। अब ये दोनों केसेस को भी चैलेंज किया, वो भी है। अब जब ये केसेस फिक्स होंगे ना, उन बेंचेस की तश्कील होगी और फिर वो फैसले होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग हो, बड़े कमाल के आपको रिमार्क्स भी सुनने को मिलेंगे। क्यों? इन केसेस के अंदर है क्या जी, कौम को पता तो चले। अब इवन जो है आप देखें साइफर केस में या 9 मई के केसेस में, पहले जब सरदार तारिक मसूद थे जिस बेंच के सरबराह जी ठीक है, सरदार तारिक मसूद जैसा जज जिनके दामाद के ड्राइवर ने जो है कि फ्रीक बना था, मामू जो टेरियान के बने थे, जो फ्रीक बना था इमरान खान के उसके निकाह के केस के खिलाफ, उस जैसे जज को भी जो है कि जिस किस्म के रिमार्क्स उन्होंने दिए थे उस केस के अंदर, लेवल प्लेइंग फील्ड में बहुत अच्छे दिए, ठीक है। तो आप इस केसेस के अंदर जब जाएंगे तो आपको फिर इसके जो बखिए उधेड़े जाएंगे ना, जो फिर पूरा का पूरा नैरेटिव जो है कि वो बरहना हो जाएगा, उसके लिबास जो है वो चीथड़े चौराहे में लटकेंगे। फिर आपको देखेंगे कि अच्छा कि क्यों पीटीआई की लीगल टीम भी जो है कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी कि ताकि चीजें काजी साहब के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न जाएं, वरना काजी साहब इनके ऊपर भी बैठ जाते हैं, फाइलें बंद करके चले जाते। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, वो बंद फाइल पड़ी हुई है, कितनों का हो गया, कितने निकल गए, कितने बेचारे हैं भी कि नहीं, किसी को कुछ इल्म नहीं है। अब बातें जो नुसरत जावेद साहब ने की वो ज्यादा खतरनाक और भयानक है। एक तरफ मुफाहमत की बातें चल रही हैं केपी से कि मुफाहमत आपको पता है बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी की आपस में क्या चल रही हैं, उस पर अब उनका ये दावा कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है इमरान, ये कितना खतरनाक होगा मौजूदा हालात में जब पहले ही आतिश जो है वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। देखिए मेरा ख्याल है कि ये
पॉलिटिकली जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, जो हम पहले भी कई दफ़ा बात की है, मैंने अपने व्लॉग में भी बात की है कि ये एक ख्वाहिश ज़रूर है, सही। और ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ नून लीग के अंदर है जी। कि जी इस केस को जबरदस्ती धक्का दे के उधर भेजा जाए। राइट। ठीक है ना। राइट। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अपनी मुरतब करनी है, JIT ने कि हमने जी तफ्तीश की, इस केस किसका था, इसमें जो है कि मनसूबा साज कौन था, इसमें सहूलतकार कौन था, वो सारा करना है ना उन्होंने। तो उन्होंने बना के उन्होंने अदालत को कहना है, जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के पास जाएंगे कि जनाब ये हमारी रिपोर्ट है, इसमें इमरान खान सारा जो असल तो किरदार वो है, तो इसका केस भी पहले जो केसेस वहाँ पे गए हुए हैं ये जी। अब लाहौर का फर्ज किया आपने, वो करना है कोर कमांडर हाउस वाला, जिना हाउस तो मैं तो उसको वैसे नहीं कहता, कोर कमांडर हाउस ही है, कोर कमांडर हाउस का करना है, या इधर GHQ का करना है, या ISI की जो दफातर थे उनके हमले करने हैं आपने, तो जी इनके जो मास्टरमाइंड वो है, तो इसलिए ये केस उधर भेज दें आप। ठीक है। अब उस जज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो ये मीटिंग होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, उसके अंदर क्या चीजें तय होती हैं, क्या गाइडलाइंस मिलती हैं उनको, ये बड़ी अहम होंगी। फिर वो जज अपनी जो है कि दानिश इस्तेमाल करेंगे कि क्या वाकई ऐसी ठोस शवाहिद हैं या नहीं है, या फिर फर्जी कहानी है। जैसे यहाँ पे भी पहले भी पेश की गई जो जमानतें भी हुई, आपने देखा पिंडी में सरगोदा में जो कुछ हुआ, तो अगर तो वो देखेंगे अच्छा ये फर्जी कहानी है सारी, तो कह सकते हैं नहीं जनाब ये तो मिलिट्री को नहीं बनता। सही। अगर वो समझते हैं कि अच्छा ऐसी चीजें भेज दें, तो मेरा ख्याल है जो नुसरत साहब ने स्टोरी की है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन देने वालों ने अपनी कुछ चीजें उनको ऐसे दी हैं कि ताकि जरा ये भी भेज के, जरा फिलर भेज के जरा इसका रिएक्शन भी देखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये ख्वाहिश बिल्कुल मौजूद है नून लीग के अंदर कि किसी ना किसी तरह 9 मई में जो कुछ किया उन्होंने, उसके बाद देखे बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि एक नया 9 मई नए बयानिया मिले, और वो फौज और PTI को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और जानबूझ के करते हैं वो ऐसी चीजें। तो अभी भी उनकी कोशिश होगी कि सारे केसेस के अंदर अगर ये जा रहे हैं तो जबरदस्ती पुलिस रिपोर्ट बना के अदालत में डाल दो, अदालत क्या फैसला करती है या क्या नहीं करती है उसको छोड़ दें। ये जरूर डालें कि जनाब, और ये तासर ये दें जैसे फौज मांग रही हो, ताकि एक दूसरे ने फिर पैजन एक दूसरे ने ना लड़ाई चलती रहे, ताकि उनका फायदा। आखिर में वो एक्सक्लूसिव खबर जो जराए से पहुंची, मैंने आपसे भी डिस्कस की, काजी फायज ईसा साहब स्पेन में, उनको इस वक्त सफ़ीर लगाने की तैयारियां जारी हैं, और जो वहाँ पर सफ़ीर हैं उनको वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल, डॉक्यूमेंटेशंस उनकी हो रही है। क्या मुमकिन है उनको रिटायर हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है कि उनको सफ़ीर भी लगा दिया जाए? और कौन सी उनमें ऐसी महारत है कि वो डिप्लोमेसी की, हमने तो देखा वो टारगेट अच्छा करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की जुबान समझते हो और पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करें, और जहाँ जिस मुल्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद में, रिएक्शन वहां से बहुत सख्त आ सकता है। देखो ये सारे फैसले करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आइन कानून के अंदर तो कहीं गुंजाइश नहीं थी कि आप सर्विंग सरकारी नौकर होते हुए जो है कि सदर पाकिस्तान भी बन जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाए, वज़ीर आज़म भी बन जाए। नहीं है ना, नहीं है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ जनाब ਅਸੀਂ कागज जमा कराने ਨੂੰ दे जनाब। सही। ठीक है। तो यहाँ इस मुल्क में भाई सब कुछ चलता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे सर्विंग कोर कमांडर गवर्नर लग जाते तो सूबों के, वो तो मैंने सरकारी नौकर है ना, अभी बहुत कुछ देखा है, सरकारी नौकर है ना जी, आप उसको गवर्नर लगा देते हैं, आप उसको सदर पाकिस्तान लगा देते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरों को। तो ये तो रिटायर्ड जज है, तो इसको आप लगा दें तो कौन नहीं रोक सकता। नंबर 1 राहिल शरीफ साहब नंबर 2 वो भी चले गए थे, वो जहांगीर करामत को भी लगा दिया था ना। ठीक है ना, चले गए थे वो। तो बात यह है कि देखो ये सफीर लगाना शायद ये समझ रहे हैं कि अच्छा जी उन्होंने सफीर ला के असी एक थे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को गाली देने के मुतरादिफ होगा, ये पाकिस्तान को वो बंदा रिप्रेजेंट करे। ठीक है कि पाकिस्तान ये मुल्क दुश्मनी के बराबर होगा एक ऐसे शख्स को लगाना जिस शख्स ने पाकिस्तान में आइन का, इंसानी हकूक का तबाह बर्बाद कर दिया हो, जो तासुब नफरत से भरा हुआ शख्स हो। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान से बदला ही लेना है तो भाई और थोड़े बम गिराए आपने। ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है सफीर लगाने का मतलब जो है कि एक तो ये भी है कि अच्छा हम इस मुल्क के सबसे बड़े बदमाश हैं, जो करना है कर लो। जो अभी भी 2 सालों से कह रहे हैं ना कि जो तुसी करना कर लो, असी ते मामा भैणा भी चुक लांगे, असी ए भी कर देंगे, ए भी कर देंगे, ए भी कर देंगे, तुसी जो करना कर लो। ठीक है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। ये इसको अपने जो ना कि इसको किसी सबसे मुकद्दस तरीन इमारत की छत पे भी खड़ा कर दें लोग, इसको फिर भी जूते मारेंगे। इसका किरदार ऐसा है। एब्सोल्युटली। और ये लोग उसको जूते नहीं मार रहे होंगे, यकीन जाने मालिकों को जूते मारे, जो उसके मालिक है ना। पंजाबी में कहते हैं, मैं आपको मुहावरा सुनाता हूँ बड़ा मजे का। पंजाबी में कहते हैं चोई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। हाँ,
तो यही मामला इधर है। हाँ, तो वही ना, तो ये मालकां दी मां भैन करनगे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।